देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। उत्तराखंड सरकार ने यूटर्न मारते हुए हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। दरअसल चारधाम यात्रा पर पहले नैनीताल हाईकोर्ट में 7 जुलाई तक रोक लगा दी गई थी, लेकिन हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ बनाई गई एसओपी को राज्य सरकार ने निरस्त कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इसी संदर्भ में राज्य सरकार का यह मानना है कि उन्होंने चारधाम यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली है, ऐसे में यात्रा को रोकना उचित नहीं है। तीरथ सरकार के कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने सोच समझकर यह फैसला लिया है, क्योंकि प्रदेश में कोरोना के मामलों में कमी आई है, जिसे देखते हुए पहले स्थानीय लोगों के लिए और फिर राज्य के लोगों के लिए यात्रा खोली जाएगी। 750 की एक संख्या हमने सीमित कर दी है चारों धामों को मिलाकर। और जब बताया कि आरटीपीसीआर, एंटीजन या रैपिड टेस्ट की कंपल्सन है कि उसके नेगेटिव होने बिना किसी को दर्शन नहीं कराए जाएंगे, 30 पुरोहितों को वैक्सीनेट करने का निर्णय ले लिया, तो इसके बाद तो वैसे भी कोई संभावना किसी आदमी के संक्रमित होने की नहीं बनती। ऐसी स्थिति में अब हम लोगों ने इसको आपने कहा अगर पूरी तैयारियां एकदम हो जाए तो हम पूरा ना छोड़ दें। तो वहीं भारत सरकार के उर्वरक और रसायन मंत्रालय में सलाहकार राम कुमार वालिया दिल्ली से हरिद्वार पहुंचे, जहां एक कार्यक्रम में वो शिरकत होते हुए उन्होंने किसान आंदोलन पर यह कहा कि जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है और किसान अब आंदोलन छोड़कर खेतों की तरफ जाने वाले हैं और देश हित में काम करेंगे, क्योंकि हम किसानों से और किसान नेताओं से लगातार मिल रहे हैं। तो वहीं कृषि मंत्री से भी मुलाकात हुई है और जल्द ही कोई ना कोई समाधान निकल कर सामने आएगा। आपको बता दें कि दिल्ली बॉर्डर पर किसान अपनी मांगों को लेकर 7 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है। एक बहुत अच्छा कृषि कानून हमारी सरकार ने पेश किया था, लेकिन कुछ लोगों ने हमारे किसान भाइयों को गुमराह करके उनको आंदोलन के रास्ते पे मजबूर किया। लेकिन अब हमारी सरकार का प्रयास है, हमारा प्रयास है कि उनकी भ्रांतियों को दूर किया जाए। जो भी डाउट्स हैं, जो भी समस्याएं हैं, उन पर खुले दिल से बात हो, और मैं इस प्रयास में अहम भूमिका अदा कर रहा हूं। तो वहीं अपनी ही सरकार को खरी खोटी सुनाने वाले और सरकार के ही मंत्रियों पर तीखे प्रहार करने वाले विधायक और गन्ना राज्य मंत्री स्वामी यति सवरानंद अब अपनी ही बातों पर यू टर्न मार रहे हैं। दरअसल कुछ समय पहले कैबिनेट के मंत्री रहे मदन कौशिक के खिलाफ स्वामी यतीश्वरानंद ने जमकर जहर उगला। आपको बता दें कि स्वामी ने कहा था कि घोटालों के पीछे मदन कौशिक का हाथ है, इसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही कहा कि वे संस्थान को हड़पना चाहते हैं, लेकिन अब मीडिया के सवाल पूछने पर स्वामी यशवीरानंद अपनी बात से साफ पलटते दिखाई दे रहे हैं। मैंने कभी ये नहीं किया कि मदन कौशिक जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उनकी सीबीआई जांच करी जाए। वो एक संस्था को लेकर के मुद्दा था, एक गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर। लेकिन मैंने ये भी कभी नहीं किया कि उन्होंने ज़मीन बेची है, खुद बुद्ध करी है। वो एक सोसाइटी को लेकर ट्रस्ट का मामला था, वो बात हमारी हो गई है, वो सारा निपटारा हो चुका है। तो वहीं अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विश्व विख्यात फूलों की घाटी 1 जुलाई से पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। इस पर नंदा देवी नेशनल पार्क के उपवन संरक्षक नंद बल्लभ शर्मा ने ये बताया कि घाटी में लगभग 45 तरह के पुष्प खिले हैं और हम पर्यटकों के स्वागत के लिए तत्पर है। हालांकि पर्यटकों को कोविड नियमों का पालन यहाँ भी करना होगा। गौरतलब है कि फूलों की घाटी को सामान्य अवस्था में हर साल जून के प्रथम सप्ताह में खोला जाता है, लेकिन इस बार कोरोना के कारण 1 जुलाई से खोला जाएगा। जुलाई 2021 से पर्यटकों के लिए खोली जा रही है। जो भी पर्यटक आएंगे वो 72 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट कंपलसरी है। नेगेटिव रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही उनको में अनुमति दी जाएगी। पर्यटकों के लिए वहां पर इस समय जो रास्ते बंद हो गए थे बर्फबारी के कारण, वो रास्ते खोल दिए गए। तो वहीं काशीपुर में आईआईएम के छात्रों ने उस वक्त हंगामा किया जब संस्थान ने 100% सामान्य वर्ग के छात्रों को प्लेसमेंट में
वरीयता दिए जाने को लेकर एक आदेश जारी किया। आपको बता दें कि आईआईएम में छात्रों के प्लेसमेंट के लिए आ रही कंपनी में छात्रों के शामिल होने के लिए संस्थान की ओर से एक पत्र जारी किया गया, जिसमें प्लेसमेंट डिपार्टमेंट ने सामान्य वर्ग के छात्रों को प्लेसमेंट प्रक्रिया में शामिल होने की बात लिखी थी, जिसकी खबर मिलते ही अन्य वर्ग के छात्रों में नाराजगी दिखी। मिली जानकारी के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि पत्र को अज्ञात व्यक्ति ने वायरल कर दिया था, जिसके बाद संस्थान को छात्रों की शिकायत मिली थी। इसी के आधार पर संस्थान ने अपने आदेश को बदलकर सभी वर्गों के छात्रों के लिए आदेश जारी कर दिया है। तो वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के सलाहकार रघुवीर सिंह रावत टनकपुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। इस दौरान रघुवीर सिंह ने अब की बार 60 की पार का नारा दिया है और साथ ही ये कहा कि संवाद से ही समस्याओं का समाधान होता है। इसके अलावा उन्होंने बातचीत के दौरान जिला अध्यक्ष को समस्याओं की 2 तरह की सूची बनाने का आदेश दिया है, जिसमें एक लिस्ट में वो समस्याएं दर्ज होगी जिन पर तुरंत कार्रवाई होगी, तो वहीं दूसरी लिस्ट में उन समस्याओं को दर्ज किया जाएगा जो दीर्घकालिक हो, ताकि उनके निदान समय रहते किए जा सके। संवाद के माध्यम से चाहे ग्राम पंचायत की समस्या हो या नगर पालिका की समस्या हो या फिर किसी नगर निगम की समस्या हो, जिला स्तरीय समस्या हो, मंडल स्तरीय समस्या हो, तो इसकी जानकारी मिल जाती है। कुछ विभागों के जो संवेदनशीलता में कमी है, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये मानना है कि ऐसे विभागों को त्वरित गति से कार्य करना चाहिए। कुछ हमारे विधवा महिलाएं मिली जिनके 5-6 लोग हैं जिनके पति हमारे रोडवेज विभाग से उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन उनको सेवा नहीं मिल पाया। एक उदाहरण वहीं टनकपुर के गांधी मैदान में कांग्रेस नगर अध्यक्ष की तरफ से सम्मान सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें कोरोना काल के दौरान ईमानदारी से काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को अध्यक्ष की तरफ से सम्मानित किया गया। इस पर अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कर्मचारियों की तारीफ करते हुए कहा कि कोरोना काल में सफाई कर्मचारियों ने हमारे नगर को स्वच्छ रखकर हमें बीमारियों से बचाया है और इसका महामारी के दौरान बहुत बड़ा योगदान रहा है। कोरोना काल का भयंकर समय चला था, उस पीरियड में भी हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं बेचारे, जो स्वच्छक हैं, जिन्होंने पूरे टनकपुर को साफ सफाई पूरी व्यवस्था रखने में इन लोगों ने पूरा सहयोग टनकपुर वासियों का दिया था। जिस समय आदमी घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, ये बेचारे पूरी गंदगी से लेके कुछ भी टनकपुर शहर को साफ करने में पूरा दिनों जान से मेहनत। तो वहीं टनकपुर में चोरी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि यहां पर एक परिवार की गैर मौजूदगी में 2 चोरों ने घर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद दोनों चोर कुछ नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गए। तो वहीं पुलिस ने अभियान चलाकर 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही मंगलसूत्र और एक जोड़ी कान के झुमके समेत अन्य सामान बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जाँच में जुट गई है। ये थाना टनकपुर का मामला है और गार्गी फार्म स्थित बोरा जी के वहाँ उनके द्वारा सूचना दी गई थी कि 10 जून की रात उनके वहाँ कोई नहीं था घर में और उसी रात को अज्ञात लोगों के द्वारा ताला तोड़ करके घर से कुछ नकदी और ज्वेलरी की चोरी कर ली गई थी। इसके घटना के उपरांत में थाना टनकपुर में मुकदमा पंजीकृत करके हमारे द्वारा टीम गठित की गई थी। तो वहीं ऋषिकेश के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में THDC इंडिया लिमिटेड की तरफ से धौलीगंगा घाटी को विकसित करने की तैयारी चल रही है, जिसके लिए कंपनी बोकांग बोलिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट निर्माण के शुरुआती कामकाज में जुटी हुई है। इसी बीच THDC इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक विजय गोयल ने मीडिया से बातचीत के दौरान कंपनी की योजनाओं का जिक्र किया और साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए नए पावर प्रोजेक्ट्स निर्माण की योजना बनाई जा रही है। देखिए, उत्तराखंड में हमारे मेन प्रोजेक्ट्स जो हैं उत्तराखंड में ही हैं और अभी हमारे जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं, उत्तराखंड में हमारे 2 प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक पीपल कोटी में चल रहा है, विष्णु प्रयाग HEP प्रोजेक्ट हमारा है 400 मेगावाट का, और एक हमारा पंप स्टोरेज प्लांट है टिहरी में जो कि 1000 मेगावाट का। ये दोनों अंडर कंस्ट्रक्शन है और पंप स्टोरेज प्लांट जो हमारा टिहरी में है, हम उसको कमीशन करने की जो हमने डेट रखी है वो दिसंबर 22 रखी हुई है।
तो वहीं जंगल में पेड़ों की घटती संख्या के चलते अब जानवर भी आबादी वाले क्षेत्रों में आने लगे हैं। ऐसा ही कुछ ऋषिकेश की आशी प्लांट छिद्रवाला में देखने को मिला, जहां करीब 14 फीट विशालकाय अजगर आबादी वाले क्षेत्र में घुस गया, जिसे देखकर स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। तो वहीं इसकी सूचना वन विभाग की टीम को दे दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू कर लिया और अजगर को जंगल में सकुशल छोड़ दिया गया। तो वहीं बद्रीनाथ के विधायक महेंद्र भट्ट ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोखरी को एम्बुलेंस की सौगात दी है, जिससे विधायक और प्रभारी अध्यक्ष डॉक्टर आसिफ ने पूजा अर्चना कर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी कड़ी में विधायक महेंद्र भट्ट ने कहा कि अब मरीजों को आसानी से एम्बुलेंस उपलब्ध हो जाएगी, तो वहीं दूर दराज के लोगों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। उधर सीएससी पोखरी के डॉक्टर ने खुशी जताते हुए विधायक का धन्यवाद किया है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही सबसे पूर्ण दुर्भाग्य की स्थिति बन जाती है और सीमांत क्षेत्र का पोखरी विकासखंड में लंबे समय से यहाँ के डॉक्टर्स का ये मुझसे बार बार कहना था कि भाई हॉस्पिटल में एम्बुलेंस पुरानी होगी, नहीं एम्बुलेंस की आवश्यकता रहेगी। तो मुझे बताते खुशी कि आज एम्बुलेंस को विधिवत रूप से यहाँ आ गई है और उसका हमने आज एक प्रकार से उस एम्बुलेंस को हमने ट्रायल रूप से चलाना भी प्रारंभ कर दिया। उन्होंने हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोखरी को एम्बुलेंस दान करी है अपनी विधायक नीति द्वारा। एक्चुअली उन विधायक जी द्वारा हमारे से पूछा गया था कि मतलब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या चाहिए आपको, तो जैसा कि कोविड भी चल रहा था अभी सेकेंड वेव, तो हमारे द्वारा उन्हें बताया गया था कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को एम्बुलेंस की ज़रूरत है, जिसके बाद उन्होंने CMO सर को कॉन्टैक्ट किया और हमें एम्बुलेंस प्रदान की। तो वहीं रामनगर में रहने वाले एक वृद्ध और अपाहिज व्यक्ति ने ASDM को एक शिकायत पत्र लिखा है, जिसमें बुजुर्ग ने विवादित संपत्ति पर अवैध निर्माण कराने की शिकायत कर ASDM से मदद की गुहार लगाई है। दरअसल पीड़ित की एक दुकान किराए पर पहले से है, जहां पर खाली जमीन का कुछ हिस्सा बुजुर्ग व्यक्ति का है, जिस पर कुछ लोग मिलकर अवैध निर्माण करवा रहे हैं, जिसकी शिकायत बार बार करने पर भी कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठाया गया है। दुकान के जबरदस्ती मामला रेंट सरकार ने झाड़ है। जो जगह ने पीछे लिए जगह लिए दुकान पीछे बनानी चाहिए, दुकान पे लेंटर जो मर्जी का पीछे। अब ये कह रहे हैं दुकान पर लेंटर डालो छत डालो मेरे के ऊपर। ये दुकान 50 साल से हमारे पास किराए पर है। इसका किराया कोर्ट के जरिए कचहरी में बैंक में जमा हो रहा है। ये दुकान इन्होंने पीछे की ज़मीन बेच दी है और इसका जबकि लेंटर का पास नहीं है। अच्छा फिर ना उसके हवा में लेंटर डालें, कभी भी गिर सकता है, कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो वहीं रुड़की के गंगनहर थाना क्षेत्र के पनियाला गांव में दो युवकों के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद दोनों युवक आपस में भिड़ गए। मामला इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव भी हो गया, जिससे एक पक्ष के कई लोग घायल हो गए। तो वहीं इस मामले की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। फिलहाल घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो वहीं रुड़की के मंगलौर कोतवाली के कुमराड़ा गांव में ईंट भट्टे मालिक को दो हमलावरों ने गोली मारी, जिससे मालिक की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल भट्टे का जो मालिक था वो कार्यालय में काम कर रहा था कि तभी दो युवक आए और भट्टे मालिक पर फायरिंग की सूचना दी, जिसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फरार हमलावरों की तलाश में पुलिस जुट गई है। ये ईंट भट्टे का एक विवाद में आज एक जो यहाँ पर जो काम कर रहे थे उसमें एक हत्या हुई है और इसमें जो भी मुलजिम है उसकी धरपकड़ की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जल्दी उसमें अरेस्टिंग की जाएगी। कितने लोग थे सर? इसमें दो लोग थे, जैसा प्रकाश में आया है, दो लोग आए हैं और उन्होंने यहाँ पर आके फायर करके। तो वहीं खटीमा ब्लॉक परिसर में कैंप आयोजित कर चिन्हित जरूरतमंद दिव्यांगों को निःशुल्क
15 ट्राई साइकिल, 4 बैटरी चालिता रिक्शे समेत 4 व्हील चेयर्स बांटे गए हैं। आपको बता दें कि दिव्यांगों के लिए ये सुविधा ब्लॉक प्रमुख रंजित सिंह नामधारी के आग्रह पर निजी कंपनी की तरफ से दी गई है। इसके अलावा मौके पर मौजूद सभी लोगों को फेस शील्ड, मास्क और सैनिटाइजर का भी वितरण किया गया है। तो वहीं समाज सेविका सुशीला वर्मा ने बताया कि मेरा मकसद दिव्यांगों को उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के जरिए आत्मनिर्भर बनाना है। दिव्यांग लोग हैं ना, उन लोग को एक स्टेज पे लाना, वो लोग खुद अपने ऊपर डिपेंड रहे, ना कि किसी दूसरे पे आत्मनिर्भर। मैं सोचती हूँ कि वो लोग अपना काम स्वयं करें, कहीं जाना है, उनको दवाई लेने हैं या अपना घर परिवार। कुछ लोग जो हम लोगों ने मोटराइज रिक्शा दिलवाया है, उसका मेन मकसद मेरा यह है कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं तो वो लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पास सुविधाएं नहीं है। अगर हम लोग इन चीज़ों का उन्हें उपयोग करवाएंगे तो शायद वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। हमारे ब्लॉक में गेन इंडिया लिमिटेड की तरफ से 23 रिक्शे उपलब्ध कराए गए हैं दिव्यांग लोगों के लिए। तो इसमें से 4 ई रिक्शे दिए गए हैं, 15 रिक्शे हैं और 4 व्हील चेयर हैं। तो ये जो हमारे ब्लॉक में छोटे विकलांग लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, उन लोगों को दिए गए जिससे कि वो कहीं भी स्वतः जाके अपना रोजगार कर सकें, अपनी जीवन यापन कर सकें। तो वहीं नैनीताल लोकसभा सांसद अजय भट्ट ने खटीमा पहुंचकर पुरानी तहसील परिसर में शहीद स्मारक निर्माण स्थल का दौरा किया है। इस दौरान मौके पर निर्माण संस्था के अधिकारी भी मौजूद रहे, जिनसे संवाद अजय भट्ट ने आवश्यक जानकारी ली। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए सांसद अजय भट्ट ने कहा कि आंदोलन के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए जवानों के सम्मान में राज्य सरकार की तरफ से शहीद स्मारक का निर्माण कराया जाना चाहिए, क्योंकि इन्हीं आंदोलनकारियों की बदौलत आज हम सभी को उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति हुई है। और शहीदों के कारण ही हम उत्तराखंड राज्य के निवासी कहलाए। उत्तराखंड राज्य जिसका नाम पड़ा, उत्तर प्रदेश से हम अलग हुए। ये बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इसलिए हमने ये सोचा है, सरकार ने ये सोचा है कि एक भव्य, दिव्य और भव्य शहीद स्मारक का निर्माण यहाँ पर किया जाए, जिसकी शुरुआत आज हो गई है। जैसा कि आप खटीमा के दक्षिणी जोलासाल वन रेंज के कक्ष नंबर 16 में हाथियों का झुंड घुस आया। झुंड के वन विभाग की तरफ से लगाए गए करीब 300 पौधे क्षतिग्रस्त कर दिए, जिसकी सूचना मिलते ही वन रेंजर विजय भट्ट ने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर हाथियों के झुंड को जंगल की तरफ भगाया। इस दौरान उप वन प्रभाग एसडीओ शिवराज चंद ने ये कहा कि इन दिनों अक्सर हाथियों के झुंड जंगलों से निकलकर आबादी की तरफ आ रहे हैं, लेकिन ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए विभाग ने हाथियों के लिए भोजन की व्यवस्था जंगल में कराने का निर्णय लिया है। कहाँ पे तोड़ा होगा? क्योंकि मानसून चल रहा है, इस समय जो है हाथियों का मूवमेंट बढ़ जाता है और उन्होंने प्लांटेशन वगैरह थोड़ा और क्षतिग्रस्त किया है। उसके लिए जो है उसकी कार्रवाई की जा रही है, उसको ठीक कराने और हाथियों के लिए वृक्षारोपण की रोहिणी टाइप की प्रजातियों का रोपण किया जा रहा है, जिससे कि उनको अंदर। तो वहीं उत्तरकाशी में जिलाधिकारी ने जिला में बने पहले पुस्तकालय का निरीक्षण किया है, जहां जिलाधिकारी ने निर्माण के कार्यों में धीमी प्रगति को लेकर नाराजगी व्यक्त की है और साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि पुस्तकालय का निर्माण का काम तेजी से कराने को लेकर आरईएस विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जिलाधिकारी ने भटवाड़ी टैक्स स्टैंड का भी निरीक्षण किया और 15 लाख की लागत से निर्माणाधीन पार्किंग का भी जायजा लिया। इस दौरान कार्यदायी संस्था को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन उत्तराखंड। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।